अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो कानून शहादत ऑर्डर। आज के इस लेक्चर में हम जो है आर्टिकल 23 से ऑनवर्ड डिस्कस करते चलेंगे। लास्ट टाइम हमने जो है आइडेंटिफिकेशन पीरियड आर्टिकल 22 तक डिस्कस किया। आज हम आर्टिकल 23 से ऑनवर्ड चलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 23 है क्यूएसओ का, वो हमें क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आप इसकी वर्डिंग पढ़ें तो वो कहता है थिंग्स सेड, क्या कहता है? थिंग्स said or done by conspirator things said or done by conspirator in reference to common design। अब इसका क्या मतलब है? अगर हम इस आर्टिकल को थोड़ा गो थ्रू करें तो ये कहता है कि वेयर देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव। अब ये रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव क्या? अगर आप सेक्शन नंबर 26 इसका पीपीसी का पढ़ेंगे, उधर एक डेफिनेशन मिलती है रीजन टू बिलीव की, कि रीजन टू बिलीव क्या होता है। अब ये रीजन टू बिलीव है क्या? एक्चुअली में ये जो रीजन टू बिलीव है, रीजन टू बिलीव ये है कि ऐसा समझना कि लेट सपोज के मैं ये कहूँ कि जो कोर्ट है वो ये समझती है कि आइदर के उसने ये क्राइम किया है, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं रीजन टू बिलीव। तो अब इस आर्टिकल के अंदर भी ये वर्ड यूज हुआ है, इसलिए मैंने ये जो है इसका आपको रेफरेंस बता दिया। दैट टू और मोर पर्संस हैव कॉन्स्पायरेटेड टुगेदर to commit an offense or an actionable wrong, anything said, done or written by anyone of such person in reference to their common intention। अब इसके अंदर इसका अगर आप वर्ड निकालें तो इसमें से आपको कॉमन इंटेंशन भी वर्ड मिलता है, कॉमन इंटेंशन, जो कि सेक्शन नंबर 34 पीपीसी के अंदर है, कॉमन इंटेंशन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम is a relevant fact as against each of the persons believed to be so conspire as well for the purpose of proving the existence of the conspiracy, ठीक है, as for the purpose of showing that any such person was a party to it। अब समझ में आया कुछ? देखें, सबसे पहले आपने इस आर्टिकल में जो ये कॉमन डिजाइन कॉन्स्पायरेटर है, कॉन्स्पायरेटर को समझना है कि कॉन्स्पायरेटर होता कौन है। कॉन्स्पायरेटर का मतलब ये कि अगर कोई शख्स दूर दराज बैठकर कोई जासूसी करे, कोई ऐसा जो है अब लेट सपोज कि मैं इस रूम में बैठकर ये साजिश करूं, क्या करूं? साजिश करूं कि किस तरीके से हैदराबाद में बम ब्लास्ट करवाना है, तो मैं क्या हो गया? मैं एक किस्म का कॉन्स्पायरेटर हो गया। अक्सर जितने भी ये जो टेररिस्ट होते हैं वो एक जगह पर बैठकर और कहीं और जाके कहीं किसी और जगह पर ऑफेंस कमिट करवाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आपने जो चीज़ समझनी है वो क्या है? समझना सिर्फ इतना है कि ये जो हमारे पास आर्टिकल 23 है, इसमें इसकी डेफिनेशन को एक बार गो थ्रू कर लें, दो बार गो थ्रू करें। इसमें कहना सिर्फ इतना चाहता है कि जो आपका कॉन्स्पायरेटर है, लेट सपोज के इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ए है, बी है और ये मिस्टर सी है। अब ए क्या करता है? ए जो है कॉन्स्पायरेसी करता है, बी को कहता है कि यार तुम जो है मिस्टर सी को मार दो। और ये क्या करता है? ये मिस्टर सी लाहौर में, मैं जिस तरीके से मैं लाहौर में बैठा हूँ तो मेरी भी एग्जांपल ली जा सकती है। ये लाहौर में बैठ कर क्या करता है मिस्टर ए कि कोई भी गन वगैरह परचेज करता है और ये मिस्टर बी को गन वो पहुंचा देता है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। ए ने क्या की? ए ने लाहौर में बैठकर कॉन्स्पायरेसी की और बी ने हैदराबाद में जाके सी को मार दिया। तो जो कॉन्स्पायरेसी करेगा उसको उसकी भी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, तो उसको हम कॉन्स्पायरेटर कहेंगे। ये सिर्फ इतना कहना चाहता है और कुछ भी कहना नहीं चाहता। अगर आप इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ें, कहता है द रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्टिंग फॉर द बिलीविंग ए हैज ज्वाइंट इन अ कॉन्स्पायरेसी वाज वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान। कह रहा है कि अगर कोई वेजिंग वार है, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का कोई भी काम है, उसमें अगर मिस्टर ए है तो मिस्टर ए ने अगर किसी भी किस्म का कोई भी उसकी शिरकत की है किसी भी किस्म की, तो मिस्टर ए को भी उसकी पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद आ गया आर्टिकल नंबर 24। अब आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 24 जरा ओपन करें
तो आर्टिकल नंबर 24 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 24 कह रहा है कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट। क्या कह रहा है? व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट। क्या कह रहा है? इररेलेवेंट, रेलेवेंट बिकम्स अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट, अदरवाइज इररेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट। यहाँ पर इररेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट। ये बेरेक की मिस्टेक है, बेरेक में भी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए बता रहा हूँ। अब सिंपली क्या है, आर्टिकल 24 की अगर आप हेडलाइन को गो थ्रू करें तो आर्टिकल नंबर 24 सिंपली हमें इतना कहना चाहता है कि व्हेन इररेलेवेंट फैक्ट्स बिकम्स रेलेवेंट, कि जो आपके इररेलेवेंट फैक्ट्स हैं, इररेलेवेंट फैक्ट्स कब रेलेवेंट बनते हैं? क्या इररेलेवेंट फैक्ट को साबित करने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि इररेलेवेंट फैक्ट्स भी रेलेवेंट बन सकते हैं। उसकी क्या कंडीशन है? अब देखें, ये मिस्टर ए है और बी का हो जाता है मर्डर, और पुलिस कहती है, पुलिस को अरेस्ट करती है, पुलिस कहती है कि आपने मिस्टर बी को मारा है जान से। कहां पे? लाहौर में। ठीक है। अब ए क्या कहता है? ए ये कहता है कि कौन सी डेट को मर्डर हुआ? मर्डर होता है 2/3/2023 को। मिस्टर ए कहता है कि 2/3/2023 को तो मैं तो कहाँ था? जड़ा वाला था। कहाँ था? जड़ा वाला में था। अब पुलिस कहती है कि आपके पास कोई प्रूफ है? ये कहता है कि मैंने जब टूल प्लाजा क्रॉस किया तो उसका भी मेरे पास प्रूफ है। उसके अलावा मैंने वहां पे कुछ शॉपिंग की, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। तो देखें, यहाँ पे पुलिस उससे ये कह रही है कि आपने इसका मर्डर किया है। ये क्या कर रहा है? ये इररेलेवेंट बात कर रहा है कि मैं तो जो है यहाँ पे मौजूद ही नहीं था, मैं यहाँ पे मौजूद ही नहीं था इस डेट को। तो अब ये इररेलेवेंट बात कर रहा है। पूछा इससे कुछ और जा रहा है और जवाब ये कुछ और दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये इररेलेवेंट बात कर रहा है। तो ये क्या है? इररेलेवेंट फैक्ट्स बिकम्स रेलेवेंट। ठीक है। कहने का मकसद ये है, सिंपल इतनी बात है कि ये क्या है, इसको हम प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई क्या है? कि अ पर्सन हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम, एक शख्स था जो कि सीन ऑफ क्राइम पे मौजूद नहीं था। प्ली ले ली उसने कि मैं कहीं और मौजूद था। अब ये जो वर्ड एलिबाई है, क्या है? एलिबाई। वर्ड एलिबाई का मतलब क्या है? वर्ड एलिबाई का मतलब ये है एल्सवेयर। क्या था? एल्सवेयर। आई वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर, यानी कि मैं कहीं और मौजूद था। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ है। अब ये देखो, अब इसके साथ आप रिलेट करें आर्टिकल नंबर 117 से ऑनवर्ड जब आप चलेंगे क्यूएसओ के, तो वहां पर है हमारे पास जिसको हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। क्या कहते हैं? बर्डन ऑफ प्रूफ। अब बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर आपने एक चीज ये देखनी है कि जो 12 सबूत है, ये साबित कौन करेगा? तो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज शिफ्ट्स किस पर? बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है, कि जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, प्रोसिक्यूशन है, वही जो है साबित करती है कि इसने जुर्म किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? प्रोसिक्यूशन पे। बर्डन ऑफ प्रूफ इज डिपेंडेंट अपॉन अ पर्सन हु asserts, not who denies। अब मैं क्या करता हूं, मैं जो है जुलैद को कहता हूं आपने ये जुर्म किया है, तो मुझे ही साबित करना पड़ेगा कि इसने ये जुर्म किया है। वो डिनाई करता है मैंने जुर्म नहीं किया, तो उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। लेकिन इसको मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? इसको मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही, देखें, रेलेवेंट है, इसके साथ रिलेट कर रहा है। अब क्या है कि जुलैद ये कहता है कि मैं तो वहां मौजूद ही नहीं था, आप कह रहे हैं कि मैंने जुर्म किया है। तो अब जो है बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा किस पे? अक्यूज पे। व्हेन अक्यूज टेक्स प्ली, अक्यूज टेक्स प्ली एंड प्ली कैन बी कॉल्ड प्ली ऑफ एलिबाई। अगर अक्यूज जो है प्ली ऑफ एलिबाई ले ले, तो जब अक्यूज प्ली ऑफ एलिबाई ले लेगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब उसके बाद क्या है इसकी, अगर आप बैरक वर्डिंग को देखें तो क्या कह रहा है? फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट। नॉट अदरवाइज रेलेवेंट यानी कि जो इररेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो कब रेलेवेंट बनेंगे? इफ दे आर इनकॉन्सिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, या तो वो इनकॉन्सिस्टेंट है फैक्ट इन इशू के साथ या फिर रेलेवेंट फैक्ट के साथ। इफ बाय themselves or in connection with other facts or in connection with other self
दे मेक एन एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेट और इम्प्रोबेबल। कह रहा है कि जो कि इम्पॉसिबल बात है। अब इस लाइन की मीनिंग क्या है? वैसे अगर प्ली ऑफ एलिबाई को देखा जाए तो प्ली ऑफ एलिबाई का जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो आर्टिकल 24 सब क्लास 2 है। 24 पे टिक नहीं करना आपने, इतना भी रेलेवेंट फैक्ट। इसका रेलेवेंट प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 24 सब क्लास 2, या इसका बी है मेरे ख्याल से। अगर आप इसको देखें, हाँ सब क्लास 2 है। अब उसका रीजन क्या? उसका रीजन ये है कि आर्टिकल 24 सब क्लास ए के अंदर तो ये बात कर रहा है कि ये जो इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट के साथ, ठीक है। लेकिन 24 सब क्लास 2 प्ली ऑफ एलिबाई की बात कर रहा है। उसके बाद इसकी जो इलस्ट्रेशन है, कह रहा है द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम इन पेशावर और ऑन अ सर्टेन डे। अब सवाल ये होता है कि ए ने जो है पेशावर में ये क्राइम किया है या नहीं किया। फिर द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लाहौर, कि इस दिन पे ए जो है कहाँ पर था? ए लाहौर में था। ए उस दिन पे वहां पे था ही नहीं। तो ये क्या बन गया? इररेलेवेंट फैक्ट बिकम्स रेलेवेंट हो गई। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए आर्टिकल नंबर 25। इन सूट्स फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग इन इनेबल कोर्ट्स टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट। 25 डैमेजेस के बारे में बात कर रहा है। सूट्स फॉर डैमेजेस, और इसका फिर अमाउंट के बारे में कह रहा है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 ये कह रहा है इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड, जहां पर डैमेजेस क्लेम होंगे। लेट सपोज कि आपको किसी ने डिफेम कर दिया। अब डिफेम करने का मकसद क्या होता है? डिफेम का मतलब आपको कोई शख्स ये कहता है कि यार आप तो जो है डेली बेसिस पे प्रोस्टिट्यूशन के पास जाते हो। अब आप रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, नमाजी परहेजी बंदे हो, आपकी जो है उसने इज्जत नीलाम कर दी। या फिर कोई फीमेल क्या करे, जैसे अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोग आंखें अपनी सर पे रख लेते हैं। अफसोस की बात है कि मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन मुझ में ये आर्ट नहीं है और अल्लाह करे कि ये आर्ट मुझ में ना आए, ठीक है। फीमेल्स हो गई, मेल्स हो गए, तो वो क्या करते हैं कि लेट सपोज अगर नाराज़गी हो जाती है तो वो आंखें सर पे रख के ये भी कह देते हैं आप कौन हो। खैर, तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद मेरा ये है कि इन सूट्स फॉर डैमेजेस आर क्लेम्ड, जहां पर डैमेजेस क्लेम होने की बात आ रही है। क्या आ रही है? डैमेजेस क्लेम होने की बात आ रही है। और डैमेजेस क्लेम होने की जब बात आएगी कि आपको कोई डिफेम कर दिया, आप कहते हो कि यार इसने तो मुझे डिफेम कर दिया, इसने तो मुझे नीलाम कर दिया, तो मैं जो है डैमेजेस का सूट दाखिल करना चाहता हूँ कि मुझे जो है डैमेजेस का सूट दाखिल करना है। अब इसको भी हम इन डिटेल पढ़ते हैं। लेट सपोज कि ए है और बी है। ए क्या है? ए हस्बैंड है बी का। बी कहती है कि ये तो प्रोस्टिट्यूशन के पास जाता है डेली बेसिस पे और मुझे जो है इससे खुला लेनी है। अब ए कहता है कि इसका रेलेवेंट जो प्रोविजन है ऑर्डर 6 और रूल 16 है, या 16 या 17 है। तो ए कहता है बात तो खुला देने की आई बाद में, पहले तो मैं आपके खिलाफ डैमेजेस का सूट दाखिल करूंगा। उसके बाद आप सबसे पहले तो ये करो कि उस सूट में से इसके ये जो आपने मुझ पे बहतान, मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, इसको डिलीट करो। तो वो क्या करेगी? वो उसको डिलीट करवाएगा, ठीक है। तो जब अमाउंट की बात आएगी कि डैमेजेस कितना क्लेम करना है, तो रिस्पेक्टेबल पर्सन वो कितना है, उसका माशरे में कितनी रिस्पेक्ट है, ये इस पर डिपेंड करता है। एनी फैक्ट विच विल इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच थ्रो टू बी अवार्डेड इज रेलेवेंट। तो कह रहा है कि जो अमाउंट क्लेम करेगा वो भी एक रेलेवेंट है। उसके बाद आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 ये कह रहा है कि फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इन क्वेश्चन, व्हेन राइट ऑफ कस्टम इन क्वेश्चन। कह रहा है कि जब राइट ऑफ कस्टम इन क्वेश्चन होगा। राइट ऑफ कस्टम क्या है? मिसाल के तौर पे एक जो है रस्म रिवाज है, एक कस्टम चलती हुई आ रही है कि जब भी कोई भी जो है शादी होगी, तो शादी होने के बाद एक गुजरगाह है, उस गुजरगाह पे जो है कोई भी यहाँ से गुजर नहीं सकता, या बारात इस रास्ते से नहीं गुजर सकती, या कोई भी XYZ कोई भी कस्टम हो सकता है। तो जब राइट ऑफ कस्टम इन क्वेश्चन होगा तब क्या होगा? व्हेन द क्वेश्चन इज दे आर एग्जिस्टिंग ऑफ एनी देर आर एग्जिस्टिंग ऑफ एनी राइट और कस्टम, ठीक है। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलेवेंट। क्या कह रहा है? द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलेवेंट।
कह रहे फॉलोइंग फैक्ट्स क्या है, फॉलोइंग फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। अब वो फॉलोइंग फैक्ट्स कौन कौन से हैं? एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड। तो सबसे पहले तो ये बात देखी जाएगी कि वो कस्टम कब कितने अरसे से चलती हुई आ रही है, या फिर वो क्रिएट कब हुई। क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, asserted or denied and which was inconsistent with its existence। अब कह रहे लेट सपोज कि अगर कस्टम की बात है तो वहाँ के जितने भी लोकल, जितने भी ज़ईफ लोग हैं उनसे पूछा जाएगा कि आप ये बताएं कि ये कस्टम, ये रस्म कितने अरसे से चलती हुई आ रही है। या फिर कोई भी एक पासर बाय, कोई भी एक रास्ता है, ठीक है, तो फिर भी ये ऐसा किया जाए। उसके बाद पर्टिकुलर instances in which the right or custom was claimed, recognized, existing, in which its exercise was disputed, asserted or departed from। कि कब ये जो है क्रिएट हुई और कब जो है इसका आगाज़ हुआ और कब से चलती हुई आ रही है। कोई भी वहाँ के लोग हो सकते हैं यार, ये बता सकते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन, द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज़ अ राइट ऑफ अ फिशरी, कि ए के पास क्या है, राइट है। अब देखिए मैं दो चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, एक राइट को और एक कस्टम को। आर्टिकल 25(6) के अंदर राइट की भी बात की जा रही है, कस्टम की भी बात की जा रही है, ठीक है। तो राइट क्या है, लेट सपोज कि एक शख्स है, उसके पास एक ये यहाँ पर ए का घर है, यहाँ पर बी का घर है, और दोनों के बीच में एक बिल्कुल स्मार्ट, एक बिल्कुल पतली सी गली गुजरती है। तो ए क्या कहता है कि इस गली से हमारी फैमिलीज गुजरती है, बी जो है यहाँ से नहीं गुजर सकता। बी कहता है मेरी भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली गुजर सकती है। तो बी का राइट बनता है या नहीं बनता। इलस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर क्यूएसओ में 20 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो इलस्ट्रेशन लाजमी पढ़नी है सारी की सारी, और बेरेक को 2 से 3 बार लाजमी पढ़ना है। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज़ अ राइट ऑफ अ फिशरी, अ डीड कॉन्फरिंग ऑफ फिशरी ऑन ए असर्टर्स अ मॉर्गेज ऑफ अ फिशरी बाय एज फादर, ठीक है। उसके बाद द कॉन्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ द फिशरी बाय एज फादर। कह रहा है कि क्वेश्चन, सवाल ये पैदा उठता है कि ए के पास राइट है कि वो जो है मछेरा है एक, ठीक है, और वो यहाँ से तालाब से मछली निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता। तो उसका ये राइट बनता है नहीं बनता। तो फिर उसके बाद ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो फिर उसके पास एक डीड मौजूद है। क्या मौजूद है? एक डीड मौजूद है जिसके जिसके अंदर उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है कि उसके बाप ने, उसके वालिद साहब ने जो है एक जो है मॉर्गेज वगैरह की थी, और उसके पास ये राइट बनता है कि वो क्या कर सकता है, वो यहाँ से फिशेस वगैरह ऑब्टेन कर सकता है। तो ये एक ऐसी किस्म की होगी। अच्छा उसके बाद क्या है? अच्छा जो मैं बात कर रहा था आपको कि लोग आंखें सर पे रख लेते हैं, ये मैं बताता हूँ आपको कि आपने किस किस्म का वकील बनना है। अच्छा आर्टिकल 27, क्योंकि मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो है लॉ गेट पास कर जाएंगे। अच्छा, फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी, बॉडीली फीलिंग। इसके लिए वर्ड क्या याद रखना है? बॉडीली फीलिंग्स का क्या याद रखना है? बॉडीली फीलिंग्स का, या फिर स्टेट ऑफ माइंड का वर्ड याद रखना है। लेट सपोज कि एक शख्स है, क्या है, एक शख्स है, वो रूम में आता है और वो झूम रहा होता है, कह रहा है यार मुझे पानी पिलाओ। अब उसकी बॉडी की फीलिंग क्या बता रही है? उसकी बॉडी की फीलिंग ये बता रही है या तो ये नशा करके आया है, या तो ये चर्च पी के आया है ठीक है, या तो ये नशा करके आया है, या तो ये चर्च पी के आया है, या तो फिर इसको कोई जो है मेंटल इंजरी पहुंची है जिसकी वजह से ये झूम रहा है। लेकिन फिर क्या है? बॉडीली फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। लेट सपोज कि उससे शराब की बू भी आने लगती है, तो फिर ये कंफर्म हो गया कि वो नशे में है। बॉडीली फीलिंग आर्टिकल 27 में सिर्फ इतनी बात है। अब इसको अगर हम डिटेल में पढ़ें, कह रहा है कि फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, गुड विल, ये सारी चीज़ें आ गई। ये वर्ड्स आपने याद रख लेना है आर्टिकल 27 के लिए। इल विल, बॉडीली फीलिंग, और इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है? टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग। मिसाल के तौर पे ए क्या करता है? ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब उसका गुस्सा, ठीक है, उसका उस पर हार्श होना, और उसकी बॉडीली फीलिंग उस पर इलविल, बुराई दिल की, ठीक है, भड़ास, ये सारी की सारी क्या है? ये रेलेवेंट फैक्ट है आर्टिकल 27 के तहत। उसके बाद इसके जो है एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया गया अफेक्ट रेलेवेंट शोइंग द एग्जिस्टेंस और रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड, ये सारी बात वही आ गई। फिर इलस्ट्रेशन की तरफ अगर जाएं, इलस्ट्रेशन को अगर आप देखें तो क्या कह रहा है? ए इज अक्यूज्ड और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन गुड्स। एक अक्यूज्ड है जो कि रिसीव करता है स्टोलन गुड्स, शोइंग देम टू बी स्टोलन,
इट इज़ प्रूव्ड डेट ही वाज इन पोजेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टोलन प्रॉपर्टी। तो ये साबित हो जाता है कि वो क्या है, एक, इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखें, ए क्या करता है, ए के पास स्टोलन प्रॉपर्टी मौजूद है, ठीक है, और वो जो है चोर है, तो ये साबित हो जाएगा कि उसने चोरी की है स्टोलन प्रॉपर्टी की, उसी के पास से अगर स्टोलन प्रॉपर्टी पाई जाती है तो ये साबित है, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये एक जो है बॉडीली फीलिंग, या फिर आप अक्सर ऐसा भी देखते हैं कि जब आप प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे तो कुछ जजेस हजरात जो है जब अक्यूज से कोई सवाल करते हैं तो सवाल करने के बाद वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि यार आपने जुर्म किया है, वो कहता है नहीं, तो उसकी आंखों से, उसके फेस इंप्रेशन से भी पता चल सकता है कि उसने ये जुर्म कमिट किया है या नहीं किया। अब आते हैं आर्टिकल नंबर, नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है, अच्छा इलस्ट्रेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर कोई पी तक इलस्ट्रेशन है, पूरा जो है 1.5 से 2 पेजेस हैं। थोड़ा और इलस्ट्रेशन को देखें। एस यूज बी फॉर डैमेजेस डन बाय द डॉग, बाय अ डॉग और बीज विच बी न्यू टू बी फॉरेशियस। कह रहा है कि ए जो है बी को सू करता है डैमेजेस के लिए, और बी क्या करता है कि बी का जो कुत्ता है, बाय अ डॉग बीज विच बी न्यू टू बी। अब मिसाल के तौर पे एक, मैं क्या करता हूँ, मुझ पे, मैं बी से बहुत गुस्सा हूँ या ए से बहुत गुस्सा हूँ, मैं क्या करता हूँ, उस पर अपना जंगली कुत्ता जो है छोड़ देता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये कुत्ता भी गुस्से में और ये किसी को काट देगा, मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो मेरा जो छोड़ना है ये भी रेलेवेंट फैक्ट है, ये भी आर्टिकल 27 में फॉल करेगा। अब आता है आर्टिकल नंबर नेक्स्ट, आर्टिकल 28 की तरफ। आर्टिकल 28 क्या कहता है, कल हम एडमिशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कन्फेशन है, और फिर उसके बाद जो है डाइंग डिक्लेरेशन। अब आर्टिकल 28 को खोलें ज़रा। फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज इंसिडेंटल और इंटेंशनल। 28 के अंदर क्या याद रखना है, वेदर एक्ट वाज इंसिडेंटल और इंटेंशनल। अब देखें, एक ऐसा एक्ट होता है कि जिससे ये साबित हो कि जो ये एक्ट हुआ है ये इंटेंशनल है, जानबूझ के उस शख्स ने किया, या फिर इंसिडेंटल है, या फिर उससे एक्सीडेंट हो गया है। कह रहा है कि व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज इंसिडेंटल और इंटेंशनल बाय or done with the particular knowledge or intention, with a particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of the series or similar occurrence in each of which the person doing the act was concurred is relevant। कह रहा है कि लेट सपोज कि अगर इंटेंशनल है, इंटेंशनल एक्ट है, तो उससे प्रीवियस ए ने जो है क्या किया, ए ने रैश ड्राइविंग के जरिए से बी का मर्डर किया, और उससे पहले डायरेक्ट आके वो हिट करता है बी को, तो जाहिर सी बात है इंटेंशनली हुआ, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, वो पहले गाड़ी बल्क खाती हुई, लहराती हुई, और जो है पहले तो एक शख्स के जख्मी करती है, और जख्मी करने के बाद जो है बी के तरफ जाती है, और बी की तरफ जाके उसके ऊपर लगती है, लेकिन बी का जिस हिसाब से बी गिरता है नीचे, ऐसा लगता है कि यार ये एक्सीडेंट वाकई में हुआ है। तो जो आपका एक्ट है वही साबित कर दे कि क्या है, कि ये आपका जो एक्ट है, या आपका जो ओमिशन है, ये इंसिडेंटल है, या फिर आइदर क्या है, आइदर ये एक्ट जो है वो इंटेंशनल है। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने जो वर्ड याद रखना है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, इलस्ट्रेशन की तरफ आए। इलस्ट्रेशन क्या कहती हैं, ए इज अक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी विच वाज इंश्योर्ड। अब होता क्या है कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए क्या करता है, अपना उसका हाउस है, जो हाउस किस पे है, इंश्योरेंस पे है, उसका हाउस है। अब ए का हाउस किस पे है, इंश्योरेंस पे। अब जब ए का हाउस इंश्योरेंस पे है तो उसका घर जो है वो क्या, जल जाता है। पिछले 20 साल से उसका घर नहीं जला, जिसे उसने इंश्योरेंस करवाई कुछ ही अरसे में उसका घर जल गया, और उसको कोई जानी नुकसान भी नहीं आया, उसकी अपनी प्रॉपर्टी में भी कोई नुकसान नहीं आया। तो इससे ये साबित हो जाता है कि इसने खुद जानबूझ के अपना घर जलाया है। ठीक है। फिर फर्दर क्या कह रहा है, और भी इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन किस लिए होती है, इलस्ट्रेशन इस वजह से होती हैं ताकि आपको अगर बैरेक पढ़ने में कोई जो है मुश्किलात
का सामना करना पड़ रहा है, डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इलस्ट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स को कहते हैं। देखिए, जब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं एग्जाम्पल्स की तरफ जाऊंगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 29 आ जाए। 29 क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। 29 आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 ये कहता है कि कोर्स ऑफ बिजनेस कब रेलेवेंट होगा। वर्ड क्या याद रखना आपने, कोर्स ऑफ बिजनेस, और फिर कब ये रेलेवेंट होगा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पहले बेरेक्ट को समझते हैं और फिर मैं आपको इसको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर द पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज अ रेलेवेंट फैक्ट। कहने का मकसद ये, मिसाल के तौर पे लेट सपोज कि आप जो है हैदराबाद से लाहौर मेरे पास एक मिठाई का डब्बा भेजते हैं कि यार सर ने हमारा लॉ गेट पास करवाया है, चलो सर के पास एक मिठाई का डब्बा भेजते हैं। ठीक है, अब आप भेजते हैं किसके जरिए से, टीसीएस ऑफिस के जरिए से, टीसीएस के डब्बे के जरिए से। अब जब आप टीसीएस ऑफिस के थ्रू भेजते हैं, आप उसको कहते हैं यार ये इसमें खाने पीने की चीज़ें आप इसको कल ही पहुंचा दें, तो मैक्सिमम परसों यानी कि एक दिन लगता है। आज भेजा, मंडे के दिन भेजा, ट्यूसडे वेडनेसडे को वो एनी हाउ पहुंच जाता है। ठीक है, एक दो दिन लगते हैं। अब आप ये देखते हैं कि यार ये तो क्या है कि मुझे एक हफ्ता हो गया भेजे हुए, ये पहुंच ही नहीं रहा, तो 2 दिन में पहुंच जाना रेलेवेंट फैक्ट है। अगर वो नहीं पहुंचा, दैट मीन्स कि वो कंपनी खुद खा गई है, या फिर जो है मेरे पास पहुंच गया लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ। 2 कंडीशन हो सकती है। और अगर कंपनी खा गई है, कंपनी नहीं बता रही, तो फिर आप उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं। तो आर्टिकल 29 ने सिंपली इतना कहा कि लेट सपोज कि नेचुरली जितने दिन में आपकी वो कोर्स ऑफ बिजनेस होता रहा है, जितने दिन में वो काम होता रहा है, तो उतने दिन को ही आप कंसीडर करेंगे कि यार इतने दिन में हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो वो चीज़ रेलेवेंट है, वो बात रेलेवेंट है। कोर्ट में जब आप जाते हैं, आप ये कह सकते हैं कि 2 दिन में पहुंच जानी चाहिए थी, नहीं पहुंची, 1 हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ता हो गया, ये चीज़ नहीं पहुंची, तो इट मीन्स कि क्या है, इनकी रेस्केलेसनेस है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 30, स्टार्ट करें एडमिशन को। ठीक है, एडमिशन एक जनरल कॉन्सेप्ट बता देता हूं, एडमिशन में और कन्फेशन में क्या फर्क है। देखिए, जो एडमिशन है वो आर्टिकल नंबर 30 से लेके 36 तक चलेगा, और जो कन्फेशन है वो आर्टिकल 37 से लेके 45 तक चलेगा, 44 या 45 तक। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि जो आपका एडमिशन है, कोशिश करता हूं इसको भी क्लियर कर दूं, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको भी तो फाइनल करना ही है ना। एडमिशन क्या है, एडमिशन है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट दैट गोज अगेंस्ट मेकर ऑफ फेवर ऑफ मेकर। वर्ड याद रख लें, एडमिशन होता है सिविल में, कन्फेशन होता है क्रिमिनल में। पहले तो ये पॉइंट याद रखनी है। इसका रेलेवेंट प्रोविजन 30 से लेके 36, इसका 37 से लेके 43 है या 44 है, ये देख लेना आप। ये रेलेवेंट प्रोविजन भी याद हो गए और कहाँ कहाँ एप्लीकेबिलिटी भी पता चल गई। अब एडमिशन क्या है, मिसाल के तौर पे ए है, बी है, सी है और डी है। ये चारों के चारों क्या करते हैं, ये चारों के चारों एक एडमिशन करते हैं, या ए जो है एडमिशन करता है कि हमने मिस्टर डी के साथ क्या किया, मिस्टर डी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो जो उसका ये कहना है कि हमने मिस्टर डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये किसके, ये जो है एडमिशन होगा इन सब का, यानी कि ये इन सब के खिलाफ प्रूफ किया जा सकता है, इन सब के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है इसका एडमिशन। ठीक है, लेकिन अगर ए ये कहे कि हम चारों ने मिलकर डी का मर्डर किया, हम चारों ने मिलकर डी का मर्डर किया, या फिर ई एग्जांपल एक्स कर देना यार, क्योंकि डी तो पहले भी है, एक्स का मर्डर किया, तो ये जो उसका कहना है कि हमने एक्स का मर्डर किया, ये उसके खिलाफ तो इस्तेमाल की होगा, उसका तो ये कन्फेशन हो गई, उसने कन्फेशन कर ली, उसको तो सजा आनी है। लेकिन बाकियों के खिलाफ ये एज एन कोरोबरेटेड एविडेंस इस्तेमाल हो सकता है। कोरोबरेटेड का मतलब क्या है, यानी कि अगर कोई और एविडेंस मिल जाता है तो फिर क्या होगा, फिर जो है इनको भी सजा आएगी, लेकिन इसके कन्फेशन पे इन सबको सजा नहीं आ सकती।
सिंगली। एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। तो जो एडमिशन है वो स्टेटमेंट हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है। विच सजेस्ट एनी इन्फेरेंस, जो सजेस्ट करे किसी भी इन्फेरेंस को, वो जो कि फैक्ट इन इशू पे हो या फिर रेलेवेंट फैक्ट के हो, ठीक है। और एडमिशन एक्ट्स एज एन स्टॉपल, एक शख्स ने एडमिशन कर लिया, अब जिसने एडमिशन किया वो बाद में मुकर नहीं सकता अपने एडमिशन से, वो बाद में अपने एडमिशन से मुकर नहीं सकता। लेकिन अगर कोई शख्स कन्फेशन कर ले, चाहे वो मजिस्ट्रेट के सामने क्यों ना कर ले, और कन्फेशन करने के बाद वो मुकर भी सकता है, वो कहते कि मैं तो किसी इंड्यूसमेंट में था, मैं किसी थ्रेट में था, इस वजह से मैंने कन्फेशन किया था, वो कन्फेशन से मुकर भी सकता है, लेकिन एडमिशन में मुकरा नहीं जा सकता, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 31 खोलें। 31 क्या कहता है? एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, द स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टी टू प्रोसीडिंग और बाय एन एजेंट ऑफ द सच पार्टी whom the court regards under circumstances of the case expressly or impliedly authorized by him or make them are admissions। कह रहा है कि जब आप जो पार्टी टू प्रोसीडिंग है, वो पार्टी चाहे खुद एडमिशन करे चाहे उसका कोई एजेंट करे, तो वो क्या होगा, वो उसका एडमिशन हो जाएगा। कहने का वही मकसद हुआ ना कि यार ये तीनों क्या हैं, ये तीनों पार्टी हैं और ये उसका प्रिंसिपल है या फिर ये इसका जो है एजेंट है, ये इसका क्या है, ये इसका एजेंट है। तो एजेंट अगर एडमिशन कर ले तो वो उसके उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 32 ने क्या बात की? 32 ने सिंपल इतनी बात की, एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज एन पार्टी एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, कि जो एडमिशन है उसको साबित कर देना चाहिए, साबित हो जाना चाहिए कि वो जो है उसके खिलाफ, किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स whose position or liability it is necessary to prove is against any party to the suit or admissions if such statements would be relevant is against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against them। कह रहा है कि जब ए स्टेटमेंट दे रहा है कि हमने जो है क्या किया, हमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो उसके खिलाफ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? उसके खिलाफ ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो कहे कि हमने जो है उससे पैसे लेने हैं, हमने डी से पैसे लेने, जो ये एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन मीन्स एडमिशन ऑफ गिल्ट है। क्या है कि वो जो है अगेंस्ट विच गोस अगेंस्ट द मेकर, अगेंस्ट द फेवर ऑफ मेकर, मेरे खिलाफ जा रहा है, मेरे वर्जन के खिलाफ जा रहा है। मैं कहता हूँ कि यार मैंने मरते हुए कह रहा हूँ कि यार मैंने जो है जुलैत के 10 लाख रुपए देने हैं। क्या कह रहा हूँ? जुलैत के 10 लाख रुपए देने हैं। तो अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे खिलाफ ही जा रहा है ना ये। या मैं कहता हूँ मैंने 10 लाख रुपए लेने हैं, तो ये लेने वाली बात जो है ये एडमिशन नहीं है, देने वाली बात एडमिशन है। उसके बाद आर्टिकल 33 क्या कहता है? एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली प्रिफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट स्टेटमेंट्स मेड। क्या कह रहा है? स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स टू whom a party to the suit has expressly referred in for information or in reference to make to matter dispute or admission। कह रहा है जो मैटर डिस्प्यूटेड है, उस डिस्प्यूटेड मैटर से रेलेवेंट कोई भी अगर एडमिशन करेगा तो वो आपका एडमिशन कहलाएगा। इलस्ट्रेशन, द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। कह रहा है कि जो ए ने बी को एक हॉर्स सेल किया है वो साउंड है, यानी कि वो सही है, वो जो है बिल्कुल अपनी मेंटल कैपेसिटी में था या नहीं था। ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी, सी नोज ऑल अबाउट इट, सी स्टेटमेंट इज एन एडमिशन। अब मैं कहता हूं कि यार मैं आपको ये बुक दे रहा हूं या मैं आपको एक गाड़ी दे रहा हूं, और मैं ये गाड़ी दे रहा हूं और ये गाड़ी जो है एक्सीडेंटेड नहीं है, ठीक है। और आप आके कहते हो कि यार ये तो एक्सटेंडेड गाड़ी है, इसमें जो डेंट लगे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि आप जाके, मैंने अभी भी कार वॉश करवाई है, आप जाके कार वॉश वाले से पूछ लो कि ये गाड़ी एक्सटेंडेड नहीं थी। अगर कार वॉश वाला कह दे कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो, इसकी गाड़ी एक्सीडेंटेड थी, इसमें डेंट लगे हुए हैं पहले से ही, तो फिर उसका वो कहना मेरे खिलाफ साबित किया जा सकता है, वो एडमिशन होगा। 34 प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम और बाय ऑन देयर बिहाफ। किसी के बिहाफ पे किया गया एडमिशन भी एडमिशन होता है। यही वाली बात जो मैंने इलस्ट्रेशन में समझाई, ठीक है। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन इसकी थोड़ी रीड आउट कर लें। उसके बाद 35 कहता है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलेवेंट। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जब बात आएगी तो ओरल भी एडमिशन किया जा सकता है। ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रेलेवेंट। जब कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात आई, किसकी बात आई?
कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जब बात आई तो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में ओरल एडमिशन नहीं होगा, फिर उसके लिए आपको रिटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यानी कि मैं कहूँ कि हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद 36 एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट सिविल। यार जाहिर सी बात है, मैंने इतनी देर से आपको बता रहा हूँ कि यार एडमिशन सिविल में होता है, क्रिमिनल में नहीं होता। कहने का क्या मकसद है, कह रहा है कि इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट। सिविल केसेस में कब एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगा, इफ इट इज मेड आइदर अपॉन द एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस इज नॉट टू बी गिवन और अंडर सर्कमस्टांसेस विच from which the court can infer that the parties agreed together evidence of it should be given। मिसाल के तौर पे कि हम सब कहें कि यार वही बात आ गई, सिविल के अंदर अगर एडमिशन कोई शख्स एडमिट करे कि मैंने ये जुर्म किया है तो वो एडमिशन है, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने उससे पैसे लेने तो एडमिशन नहीं होगा। इतनी सी बात आपने याद रखनी। फिर उसके बाद 37 कल हम पढ़ेंगे 37 से ऑनवर्ड, जिसके अंदर आपका कन्फेशन आ गया। कन्फेशन कहाँ कन्फेशन एक्सेप्टेबल है, कन्फेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। अब मैं जो आपको बात बता रहा था कि यार सर पे आंख रख देने वाली बात क्या है और किस तरीके से लोग जो है अपनी आंखें सर पे रख लेते हैं, कहने का मेरा मकसद ये था कि आपने जब आप प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे कुछ ऐसे एडवोकेट्स भी मिलेंगे आपको जो क्या करते हैं, खसीस कुछ पैसों के लिए अपनी आंखें सर पे रख लेंगे। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि मैं कुछ दिन पहले कोर्ट गया तो वहाँ पे बहुत अच्छा मेरा एक दोस्त था। तो उसने क्या किया, उससे मेरी कुछ पैसों के मामले में तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ अनबन हुई किसी मामले में किसी, ठीक है। तो उसने मुझे एक बहुत बड़ी सीख सिखाई। क्या सीख सिखाई? उसने ये सिखा दिया मुझे कि भाई कोई अपना नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी अपना नहीं है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसने क्या किया, उसने जो है ये कह दिया एट द एंड कि यार आप कौन हो, या सिंपल उसने कहा कि यार आप पीछे क्यों आ रहे हो, आप जा सकते हो। और जो है ऐसे एक दो अल्फाज ऐसे वर्ड्स यूज़ किए, लेकिन उसने जैसे तरीके से वर्ड्स यूज़ किए तो मैं समझ गया कि यार ये आंखें इस तरीके से सर पे। ऐसे और भी कई इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ जो एडवोकेसी में मैंने फेस किए हैं और प्रैक्टिस के अंदर मैंने फेस किए हैं। एडवोकेट्स जब मुझसे ये कहते हैं कि आप केस दें और आपको 50% मिलेगा, और बाद में पता चलता है वो मुझे जो है 10% दे के और कहते हैं कि सॉरी हमने तो इतना ही देना था, और आंखें सर पे रख ली जाती हैं खसीस पैसों के लिए। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि देखें, हराम सिर्फ और सिर्फ कुत्ते का गोश्त हराम नहीं है, हराम से कमाई गई, हराम से कमाया हुआ पैसों से बकरे का गोश्त भी उतना ही हराम है जितना कि कुत्ते का गोश्त हराम है। आप खसीस पैसों के लिए अपने पेट में जहन्नुम की आग मत भरिएगा। जिस तरीके से आजकल की एडवोकेसी आजकल की जो वकालत चल रही है, इसको आप वकालत नहीं कह सकते यार। ये वकालत लॉर्ड्स का पैशन है। ये वकालत जो है कायदे आज़म और ये जो आपके महात्मा गांधी जितने भी बैरिस्टर्स हैं, ये सारे के सारे बैरिस्टर्स जो कि उस टाइम पे ऐसी वकालत नहीं होती थी, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, और पीछे उनके लिखा होता था बैक पे कि वी विल नॉट कॉस्ट यू। खैर यार, ऐसी वकालत करने का क्या फ़ायदा कि जिसमें आप जो है क्लाइंट्स की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। खैर आप प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे तो आप इन चीज़ों को फेस करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपली इतना मैसेज देना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी करके ऐसी वकालत मत करिएगा, ऐसी वकालत को छोड़ दीजिएगा जिस वकालत से किसी माँ की बद्दुआ आपको लगे, किसी जो है शौहर की आपको बद्दुआ लगे कि जिसने केस फाइल किया मेंटेनेंस का या फिर जो है खुला का, और आपने उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके खुला ग्रांट कर खसी इसलिए कि यार खुला ग्रांट होगी तो मुझे फीस मिलेगी। यार आप उस दोनों के बीच में सुलह सफाई भी करवा सकते थे। अगर आप उन दोनों पार्टीज के दरमियान में एक जो है क्या करते, एक सुलह सफाई कर देते, दोनों पार्टीज आपस में मिल जाती। क्योंकि ये जो तलाक का मामला है ये अल्लाह के करीब बहुत नापसंदीदा अमल है। खैर मैं सिंपली आपको इतना मैसेज देना चाहूँगा, वकील बनने के बाद, लॉ गेट क्लियर करने के बाद वकील जब बन जाए तो वकालत जो है ऐसी मत कीजिएगा जिससे आपके पीठ पीछे कोई ये कहे यार ये कैसा वकील है, ऐसी वकालत होती है क्या। अपना नाम बनाए। ये एक ऐसी फील्ड है कि जिस फील्ड के अंदर आप इस पॉइंट से इतनी जल्दी यहाँ भी पहुंचेंगे, ठीक है, यानी कि आपको इतनी जल्दी आपको हाइप मिलेगी, इतनी जल्दी आप कामयाब भी होंगे, और अगर आपने कोई हरकत की तो आप जो है इतनी जल्दी इतनी ही स्पीड से इतना नीचे भी जा सकते हैं। जितनी स्पीड से आप ऊपर गए थे उतनी स्पीड से आप नीचे भी आ सकते हैं। देखें इज्जत जो होती है ना, कौन सा वर्ड है ये, जो वर्ड इज्जत है, इज्जत कमाना बड़ी बात नहीं है, इज्जत कमाने के बाद उस इज्जत को संभालना बड़ा मुश्किल है। तो अपनी इज्जत को संभाल के रखिएगा, अपनी इज्जत को संभाल के चलिएगा, ताकि जो है आप
आगे चल के ऐसी चीज़ें फेस ना करें। अब यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।